हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का। ये जो टॉपिक है आपका कॉमन टॉपिक होगा, इसको ऐसे कोई भी देख सकता है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक तरीके से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपका कंपैरिजन भी कवर अप हो जाएगा और किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है क्वेश्चन पेपर में, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गैल गुजारा। शिक्षित कर लो कुड़बा सारा, मन में लो इबधार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। अगर आप बात कर रहे हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में फर्स्ट 2 चैप्टर्स में जब आपने पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ा है। सेकेंड थिंग, जब आपने लास्ट 2 चैप्टर्स को पढ़ा है तो उसमें आपने मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन दोनों को कंपेयर अगर हम कर लें तो हम मतलब एक तरीके से माइंड में ये क्लू रख सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होता है, मैग्नेटोस्टैटिक ये होता है, तो हमें न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, वैसे तो आपको लगेगा कि ये हमारा सिर्फ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे वो नेट है, चाहे वो एमएससी लेवल का पेपर है या फिर कोई भी पेपर है, आपका यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का कंफर्म आपका सोल्व हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के अंदर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंपैरिजन है, एक्चुअली एक बार कंपैरिजन से पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और अगर आप बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों आपको फैमिलियर हो दोनों टर्म से आप, बिकॉज आपने सिर्फ ग्रेजुएशन में ही नहीं, आपने +2 क्लास में भी ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा कि जब आपका चार्ज रेस्ट में है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसके अंडर हम क्या पढ़ते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हो आप कि जब आप करंट की स्टडी कर रहे हैं कि करंट अपने अराउंड एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है जिसमें मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, अगर हम उस सिमिलैरिटी की बात करें, एक्चुअली कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। वो कनेक्शन क्या है, अगर अलग से हमारे दिमाग में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर हम चेंज कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या कर दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चेंज कर दें तो वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप क्या कर दें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये एक्चुअली सबसे बड़ा कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर। जरूरी नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों के दोनों डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इस चीज़ से रिलेटेड भी आपने एक यूनिट पढ़ रखी है जो कि आपकी 4th यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पेपर 2 की, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये तो था आपका सिमिलैरिटी कि चेंज कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, और कंपैरिजन हम नॉर्मल लेवल का कंपैरिजन नहीं पढ़ेंगे, हम वो कंपैरिजन पढ़ेंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल्स अगर बात कर रहे हो वो आपके सोल्व हो जाते हैं। मान लो पेपर में आपकी, एक बार यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखती हूँ मैं कंपैरिजन का, उसे ज़्यादा अच्छे से कवर होगा आपका। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बात कर रहे हो E इंटू में DL, यहाँ पर E इंटू DL का मतलब क्या है कि अगर हम क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और ये जो क्लोज्ड पाथ किसके रिस्पेक्ट में है, DL के रिस्पेक्ट में, ये आपका 0 होता है। ये किसकी बात की हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की।
और मैग्नेटोस्टैटिक की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्लोज्ड। यहाँ पर इस इंटीग्रल का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो आपको 0 देगा। लेकिन अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे b इंटू में dl अगर आप कर रहे हो तो वो आपको एक स्पेशल एक क्वांटिटी देता है जिसका नाम क्या होता है आपका म्यू नॉट आई, क्योंकि आई अगर है तो ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और सेकंड कंपैरिजन क्या होता है, वैसे तो वो कंपैरिजन इसी से निकल के आता है। अगर आप क्या कर दो, लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल बना दो और इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है जिसका नाम है आपका स्टोक्स थ्योरम। एक्चुअली ये लेक्चर सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो ऑलरेडी ये मतलब जिसको ऑलरेडी नॉलेज है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन है। यहाँ पर अगर हम इसका स्टोक्स थ्योरम लगा के कर दें तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो कर्ल है ई का वो आपका किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो वो आएगा आपका कि जो डाइवर्जेंस अगर कर दोगे ई का, या फिर जो ई का डाइवर्जेंस अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपका किसके बराबर आएगा, रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है। अब ये रो क्या है यहाँ पर वो 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये तीनों क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपकी ये हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में अगर हम इसकी बात करेंगे, कर्ल ई 0 है, लेकिन अगर आप कर्ल बी निकालोगे तो कर्ल बी आपका किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट जे। और अगर आप डाइवर्जेंस बी निकालोगे तो वो आपका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पर ये कर्ल से हमारा क्या मतलब है, डाइवर्जेंस से हमारा क्या मतलब है, और एक टर्म और होती है जिसका नाम होता है आपका ग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले एक बार वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको कंपैरिजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दी जाएंगी। जैसे पेपर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी 3xz² प्लस 5i² प्लस 5y²। मैं ये जो टर्म्स है वो रेंडमली लिख रही हूँ जस्ट समझाने के लिए। जे वो वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी दे सकता है। ठीक है। यहाँ पर उसने लिख दिया 6z² और ये क्या है आपका k कैप है। यहाँ पर अगर आप ये पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखी हुई है क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन है आपका, तो हमें कैसे पता चलेगा सिर्फ क्वेश्चन को देख के कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है उसका कर्ल निकाल दो। कर्ल को अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा, कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या इसके इक्वल आना चाहिए, 0। अब आपको कर्ल निकालना आता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कर्ल कैसे निकाला जाता है। कर्ल निकालने के लिए आप एक डिटरमिनेट का साइन बनाओ। सबसे पहले ऊपर लिखो I, J और K। यहाँ पर लिखो पार्शियल डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डिफरेंशियल लिखो z के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब I जो फैक्टर है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3xz² प्लस y²। जो j वाला फैक्टर है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 5y²। और ये k के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6z²। अब आप क्या करो, जब आप I वाला फैक्टर निकालोगे ना तो आप क्या करते हो, ये वाली लाइन को छुपा लो। ठीक है। ये जो फैक्टर है इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, y के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ y है, नहीं है, तो कितना आएगा, 0। अब ये टर्म बची हुई इसका करोगे तो कितना आएगा, 0। इसके बाद माइनस के j, फिर j वाली टर्म को छुपा लो, ये वाली टर्म का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना वैल्यू आएगी कोई ना कोई। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर आप प्लस k कैप निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली चीज को छुपा लो, जो बाकी टर्म बच गई आपकी। यानी कि अगर k लिख रहे हो ना, k इसका मतलब ये लाइन भी काट दो, ये लाइन भी काट दो, बच गया क्या, जो y वाला फैक्टर है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो,
और ध्यान रहे ये पार्शियल डिफरेंशियल लिखा है मैंने। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, कर्ल निकालते हो। ओके, ये तो आपको ये पता चल गया कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये टर्म आपको समझ में आ गई कि कर्ल निकाल दें ई का, आपको पता चल जाएगा कि ई अगर आपका कर्ल निकालने के बाद ये 0 आ गया, दैट मीन्स ओके है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है। लेकिन अगर आपका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम डाइवर्जेंस निकाल दें, ये लाइन आई थिंक अंडरस्टूड है सबको कि ई इंटू में डीएल, अगर क्लोज्ड इंटीग्रल निकाल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। इसके बाद क्या है, थर्ड टर्म मैंने लिखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, और याद रखने का इसके अंदर तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कर्ल 0 होता है और V का डाइवर्जेंस 0 होता है। अभी बताएंगे डाइवर्जेंस क्या होता है। इस डाइवर्जेंस को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पर मैंने ध्यान रहे डॉट से बनाया है, अगर मैं ये निकाल दूं ना इस तरीके से, अगर इसको लिख दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और ये जो है वो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, अगर आपको ध्यान है, फर्स्ट ही मैक्सवेल इक्वेशन है आपकी ये वाली, ठीक है। यहाँ पर E आपको पता है क्या है, ये जो उल्टा सा ट्रायंगल बनाया गया है इसको आप क्या बोलते हो, डाइवर्जेंस बोलते हो। और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना रो, ये रो क्या है एक्चुअली आपका, वैसे तो टोटल चार्ज जो है वो क्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, लेकिन रो का मतलब क्या है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से है। तो अगर आपको क्यू दिया है लेकिन आपको आंसर किसके अंदर चाहिए है, मतलब डायरेक्टली वो आपसे क्यू रो पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आओ और जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसका डाइवर्जेंस निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम टर्म लिखी हुई है, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो 0 है, लेकिन बी का लाइन इंटीग्रल आपका क्या देगा, आपको करंट की वैल्यू देता है। इसके बाद यहाँ पर कर्ल ई का 0 था, यहाँ पर डाइवर्जेंस 0 के बराबर है, यहाँ पर कर्ल किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट जे। ध्यान रहे ये जो रो से रिलेटेड ही है आपका जे, ठीक है, जे का मतलब आपका करंट डेंसिटी से होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में रो का मतलब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से है। अब जल्दी से हम एक बार डाइवर्जेंस और ये देख लेते हैं। अगर आपको दे रखा है, सपोज आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी, ए ही लगा लो कोई भी क्वांटिटी, उसमें लिखा हुआ है 3x y स्क्वायर z, ये i का कंपोनेंट है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5yj प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 5z और k। आपको बोल दिया जाए कि डाइवर्जेंस निकालो ए का, या फिर मैं इनडायरेक्टली वे से आपको क्या करा रही हूँ, अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ बी की बात कर रहे हो तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन के अंदर 4 बी दिए होंगे, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वैलिड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन का सबसे पहले डाइवर्जेंस बी निकाल के देखो, जिसका भी डाइवर्जेंस बी 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो वैलिड बी है आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बी ही मान लो एक बार के लिए, दोनों टर्म एक साथ हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रहे डॉट, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ये जो यहाँ पर टर्म लिखी हुई है आई वाली, इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो, पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। इसके बाद इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो, वाई के। यहाँ पर जो के कैप में टर्म लिखी हुई है इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ये टोटल टर्म आपकी 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी बी थी वो वैलिड है बी, ओके। मैंने आपको कर्ल बता दिया, डाइवर्जेंस बता दिया। इसके बाद एक टर्म रहेगी ग्रेड, जो यहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि ग्रेड कैसे निकाला जाता है और डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। फर्क कुछ नहीं है, करना डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना इस बात पे। मान लो आपको फाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आपको बोल दिया जाए ग्रेड फाई निकालो, और ग्रेड फाई को न्यूमेरिकली लिखने का तरीका क्या है,
इस तरीके से उल्टा क्या बनाना है आपको, ट्रायंगल, और यहाँ डॉट नहीं लगाना है। कभी भी ग्रेड में यहाँ डॉट नहीं लगाते, वो डाइवर्जेंस होता है जिसमें आप डॉट लगाते हो। इसको डायरेक्ट लिखना है, ग्रेड के बाद डायरेक्ट फाई लिखना है। और ये सोल्व करने का तरीका क्या है, जो भी आपको टर्म गिवन है, ये टर्म गिवन है आपका, इस कंप्लीट का एक बार तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी पहले तो हम क्या करते थे, सिर्फ आई, जो भी आपका आई का कंपोनेंट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, जो y वाला कंपोनेंट है उसका y के रिस्पेक्ट में, और जो k कैप वाला कंपोनेंट है उसका z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरी की पूरी टर्म का एक बार x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, बेशक से वो 0 आता हो, लेकिन आपको पूरी टर्म का करना है, प्लस इसके बाद y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशियल पूरी की पूरी टर्म का, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आपका क्या निकाला जाता है, ग्रेड फाई निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई आपको दे दिया जाता है, आप कैसे पता करोगे कि वो वैलिड है या नहीं है। तो ये आपके कुछ कंपैरिजन थे। अगर आप बात कर रहे हो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा, जो भी आपके कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये कंपैरिजन आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए, यानी कि आज के लेक्चर के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपका मतलब सिलेबस कवर अप होना चाहिए। ये जो टॉपिक है वो आपका 3rd यूनिट के अंदर आता है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, और अगर आप जो भी आपकी लेक्चर की सीरीज देखोगे तो उसमें मैंने फुल डिटेल के अंदर आपको डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेड आपको तीनों करा रखे हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट न्यूमेरिकल बताया है कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि डाइवर्जेंस एक्चुअली होता क्या है, कर्ल क्या होता है विद डेफिनेशन और विद फुल प्रूफ, आपको पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, तो आज के छोटे से लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, सो कर लेना इसको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।